नमस्कार, मैं ज्योति तोमर आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी एकेडमी पर आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज गृह प्रबंध में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कार्य सरलीकरण है। कार्य सरलीकरण यानी वर्क सिंप्लीफिकेशन। अच्छा, सबसे पहले इसका उपयोग कहाँ किया गया था, हम ये पढ़ते हैं। इसका उपयोग उद्योग जगत में किया गया था। जो इसका कार्य क्षेत्र था वो उद्योग जगत के लिए शुरू करा गया था। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो इसकी शुरुआत हुई है अमेरिकन एसोसिएशन हर्ट्ज से। अच्छा, जो इसका सिद्धांत है अपंग स्त्रियों के लिए। इसमें यानी अपंग स्त्रियों के कैसे कि जो नॉर्मल लेडी है वो उसके बराबर चल सके, उसकी बराबरी कर सके। परंतु आजकल के जैसे हम चल रहा है कि जॉब करती हैं लेडीज़, तो उन्हें घर भी संभालना होता है और बाहर भी देखना होता है। तो कार्य सरलीकरण उनके लिए बहुत उपयोगी है। तो चलिए अब हम इसका अर्थ समझते हैं। अर्थ कैसे भी, किसी भी काम को करने के लिए कम समय व शक्ति का उपयोग करके अधिक से अधिक कार्य संपन्न करना, जिसमें हमारी शक्ति भी कम लगे और हमारा समय भी कम लगे। यानी हम कह सकते हैं जैसे आजकल स्त्रियां केवल घर पर ही कार्य नहीं करती, अपितु धनोपार्जन हेतु घर से बाहर भी कार्य करती हैं और इन यंत्रों के उपयोग से वह कार्य भी कुछ ही समय में तथा बहुत कम श्रम में पूर्ण कर लेती हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कम समय कम मात्रा में ऊर्जा को खर्च करते हुए गृह कार्यों को संपन्न करना ही कार्य सरलीकरण कहलाता है। यानी हमने बहुत ही कम शब्दों में और बहुत ही अच्छी तरह से इसको समझ लिया। यानी काम को बहुत ही सरल तरीके से करना, सरल बना देना, वो हमारा कार्य सरलीकरण कहलाता है। अच्छा, कार्य को सरल, सुगम, शीघ्रता से संपन्न करने हेतु 3 प्रकार की विधियां हैं। पहली विधि है हमारा कार्य विधि यानी वर्क मेथड। दूसरा है कार्यकर्ता यानी वर्कर। तीसरा है कार्य क्षेत्र यानी वर्क एरिया। कार्य में बदलाव लाकर व उनका वर्गीकरण करके भी उन्हें आसान बनाया जा सकता है। साधारण कार्य, मध्य कार्य, भारी कार्य। अभी हम पढ़ेंगे पहले कार्य विधि में। कार्य विधि में क्या है, इसके लिए गृहिणी को शक्ति व समय को बचाने हेतु उपकरण का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही शरीर की मांसपेशियों में बदलाव लाना चाहिए जिससे कि तरीका सरल हो जाए। भाई अभी हम कार्य विधि में कैसे तरीका सरल हो जाए कि मांसपेशियों में कैसे बदलाव लाएं और किस उपकरण का प्रयोग करें, कैसे हम समझते हैं एक उदाहरण से। हम अपना डेली यूज वाला ही कोई भी उदाहरण ले सकते हैं इसमें। जैसे किसी घर में चटनी के लिए किसी ने बोला कि चटनी सिलबट्टे पे बनाओ। अब हम क्या करेंगे, सिलबट्टे पर भाई हमारा ताकत भी ज़्यादा लगेगी, समय भी ज़्यादा खर्च होगा, तो हम उसकी जगह क्या कर लेंगे, हम मिक्सी का प्रयोग करेंगे। मिक्सी के प्रयोग से क्या होगा, हमारा समय बच जाएगा और हमारी शक्ति भी ऊर्जा भी हमारी खर्च नहीं होगी। कार्यों में बदलाव लाकर उनका वर्गीकरण करते हैं। साधारण कार्य या निम्न कार्य, मध्य कार्य और लास्ट है हमारा भारी कार्य। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे कार्यकर्ता यानी वर्कर। इसमें कार्यकर्ता को उचित शारीरिक विधि का प्रयोग करना चाहिए। कैसे, विधि का समुचित ज्ञान होना चाहिए। जैसे भाई हम मिक्सी चला रहे हैं तो हमें क्या है, मिक्सी का ज्ञान होगा जब भी तो हम उसे चला पाएंगे, और जब हमें उसका ज्ञान ही नहीं तो हम चलाएंगे कैसे उसे। फिर नेक्स्ट है इसमें कार्यकर्ता को कार्य के प्रति रुचि व लगाव भी होना चाहिए। भाई हमें अगर ऐसे बोल दे भाई, जैसे हमें किसी को किचन में इंटरेस्ट नहीं है जाने में और हमें बोल दिया जाए किचन में जाओ और किचन का काम करो, हमें तो ABCD भी नहीं पता भाई कि मसाले कहाँ हैं, किस सब्जी में कौन सा मसाला डलता है, कितना नमक या कितना मिर्च, तो इस तरह से नहीं। हमें अगर कार्य के प्रति हमारी उसमें रुचि है और लगाव होगा तभी हमारा कार्य सरल और सुविधाजनक प्रकार से हो जाएगा। अच्छा, इसमें है कार्यकर्ता की क्रियाशीलता के निर्धारक तत्व। कैसे, इसमें है पहला शरीर के अंगों की उचित स्थिति। हम किचन में खड़े हैं और
जैसे हम समझ सकते हैं, जैसे हम किचन में हैं तो हमेशा जो लेडी है जब वो किचन में काम करेगी तो उसकी कोहनी से 3 इंच नीचे होनी चाहिए स्लिप। अगर वो हाइट उसकी कम है और स्लिप ऊंची है तो क्या है, हमारे शरीर के अंग सही तरीके से काम नहीं करेंगे, हमारे शरीर की स्थिति सही नहीं रहेगी। जब शरीर की स्थिति नहीं रहेगी तो क्या होगा, मांसपेशियां भी खींचेंगी। तो शरीर के अंगों की उचित स्थिति को भी ध्यान में रखना चाहिए कार्यकर्ता को। फिर है इसमें गुरुत्वाकर्षण केंद्र का ध्यान रखना। भाई गुरुत्वाकर्षण केंद्र का ध्यान कैसे रखना, जैसे मशीन है तो मशीन बर्तन धोने की मशीन है, हमने खाना खाया बर्तन उसमें डाल दी, हमारी ऑटोमेटिक मशीन से बाहर बर्तन आ जाएंगे। ये किस वजह से होता है, ये गुरुत्वाकर्षण की वजह से वो मशीन सही चल रही है। या हम दूसरे तरीके से हम समझ सकते हैं, जैसे तख्त है, तख्त को हम अगर पकड़ के ऐसे खिसकाएंगे नहीं, उठाने की कोशिश करेंगे तो उसमें क्या होगा, अधिक बल लगेगा। और अगर हम तख्त को खिसकाएंगे, दोनों हाथों से खिसकाने की कोशिश करेंगे, यानी वो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। तो हमें गुरुत्वाकर्षण केंद्र का भी ध्यान रखना चाहिए। फिर है इसमें लय में कार्य करना। लय में कैसे कार्य करना, जैसे अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो हम तरीके से करेंगे, यानी एक स्तर से दूसरे स्तर से तीसरे स्तर से, जो जैसे हम पहले झाड़ू लगाएंगे, फिर डस्टिंग करेंगे, फिर पोछा लगाएंगे, इस तरह से करते हैं। ऐसा तो नहीं करते पहले पोछा लगा दिए फिर झाड़ू लगा रहे हैं, ऐसा नहीं करते ना। तो एक लय में काम करेंगे, एक तरीके से काम करेंगे, जैसे जो चीज़ें होती हैं। फिर नेक्स्ट है इसमें मांसपेशियों का कुशलतापूर्वक प्रयोग करना। मांसपेशियों का कुशलतापूर्वक प्रयोग कैसे करना, कि भाई हम किचन में गए, हमारा सीधा हाथ ज़्यादा चलता है तो हम ज़्यादातर सामान जो अपने सीधे हाथ की तरफ रखेंगे, जो कि हमें उल्टे हाथ को ज़्यादा इधर उधर, हम जैसे उल्टे हाथ की तरफ रखेंगे तो हमें ज़्यादा, हमारा मांसपेशियाँ ज़्यादा खींचेंगी। तो मांसपेशियों का कुशलतापूर्वक प्रयोग करना। फिर है वेग का लाभ। वेग का लाभ कैसे, कि यानी वेग का लाभ ऐसे समझते हैं, लगातार गति, कोई भी हम काम कर रहे हैं उसमें गति हमारी बनती चली जाती है। हम समझते हैं एक उदाहरण से, हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे साइकिल का उदाहरण ले लेते हैं। साइकिल से क्या होगा, साइकिल एक बार हमने साइकिल में पेंडल मारा, 2 बार मारा, फिर क्या होगा, उसके बाद हमारी स्पीड बनती चली जाएगी। जब वो हमारी स्पीड बन जाएगी और हम पेंडल भी नहीं मारेंगे तो क्या होगा, हमारी साइकिल तेजी से चलती चली जाएगी, यानी उसका वेग बन गया। और वो जो हमारे बिना पेंडल मारे जो वो चल रही है ना, वो वेग है, यानी हम उसको वेग का लाभ उठाना। चलिए नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं कार्य क्षेत्र यानी वर्क एरिया। इसमें हम पढ़ेंगे अब मुंडेल के परिवर्तन के वर्ग, हाथ और शरीर की गति में परिवर्तन। अच्छा, मुंडेल ने इसके परिवर्तन के कितने वर्ग बताए हैं, मुंडेल ने परिवर्तन के बताए हैं 5 वर्ग। कौन कौन से, हाथ, इसमें है हाथ और शरीर की गति में परिवर्तन, दूसरा है कार्य क्षेत्र संग्रहीकरण एवं उपकरण में परिवर्तन, तीसरा है उत्पादन में परिवर्तन, चौथा है कच्चे माल में परिवर्तन और पांचवा है कच्चे माल में परिवर्तन, तैयार माल में परिवर्तन। तो पढ़ते हैं हम आगे इसी में ही, हाथ और शरीर की गति में परिवर्तन। जैसे बाएं हाथ का प्रयोग करना, हम ज्यादातर क्या करते हैं, एक सीधे हाथ का प्रयोग करते हैं। अब जैसे हम आटा लगा रहे हैं तो हम क्या करें, बाएं हाथ का भी प्रयोग करें तो काम जल्दी हो जाएगा। दैनिक दिनचर्या में सुधार करना, यानी जो हमारा रूटीन है उसमें सुधार करना, गुरुत्वाकर्षण बल की सहायता लेना, क्रियाओं को कम करके काम करना, 2-3 क्रियाओं का एक साथ करना। जैसे हम यही पढ़ रहे हैं, हाथ और शरीर की गतियों में परिवर्तन। इसमें पेंसिल देगा आगे। शरीर की गति में परिवर्तन हम ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, 2-3 क्रियाओं को एक साथ करके, कैसे भाई, हमने किचन में क्या करेंगे, हम गैस पे
किसी पे हमने दूध रख दिया, किसी पे हम सब्जी बना दी, किसी पे हम चाय बना रहे हैं। कार्य की गति का प्रयोग तेजी से करना, जैसे एक बार में ही सारे कपड़े इकट्ठे ऊपर ले जाना, ना कि बार बार बाथरूम में जाना फिर वापस लाना। तो इससे क्या होगा, हमारी कार्य की गति में इसे हम प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अब हम कार्य क्षेत्र संग्रहीकरण एवं उपकरण में परिवर्तन। इसमें कैसे, कार्य क्षेत्र संग्रहीकरण में परिवर्तन, उपकरण में परिवर्तन। भाई जैसे हम हमारा जो कार्य क्षेत्र होगा, जैसे हमने बोला कि भाई हम कोई काम कर रहे हैं तो हम किचन है, हमारे पास किचन है और हम खाना बनाने लगे कि छत पे जाके, कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा सारा सामान हमें छत पे लेके जाना पड़ेगा और हम वहाँ सही तरीके से अपना काम नहीं कर पाएंगे किचन का, कभी कोई सामान रह जाएगा, कभी कोई सामान रह जाएगा। ऐसा ही इसमें आएगा कार्य संग्रहीकरण। ये संग्रहीकरण, संग्रहीकरण यानी सामान को इकट्ठा करना। यानी हम जैसे सारे डिब्बे हैं किचन में, जो भी डिब्बे रखे हैं और हम ऊपर खाना बना रहे हैं, तो हमें वो डिब्बे लेके जाने पड़ेंगे। अब एक एक करके डिब्बे लाएंगे तो हमें लगेगा टाइम, तो हम इकट्ठे रख लेंगे उन्हें, एक साथ ला के रख लेंगे, तो हमारा वो संग्रहीकरण कहलाएगा। अब उपकरण में परिवर्तन। अच्छा, अगर हम हाथों से पोछा लगाते हैं तो क्या होगा, हमें टाइम लगता है बहुत ज़्यादा, तो हम उसकी जगह क्या करेंगे, हम उसकी जगह पोछा लगाने वाली मशीन ले आएंगे, यानी उपकरण। हमने उपकरण लिया है, हम पोछा लगाने वाली मशीन, तो उससे हमारे उपकरण में परिवर्तन आ गया। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं उत्पादन में परिवर्तन। यानी जैसे हमें खाना बनाना है, अब हमारे पास टाइम की भी कमी है, तो हम क्या करेंगे, हम दलिया लेंगे, दलिए में क्या करेंगे, सारी सब्जियां डाल देंगे, उसी में सारी ग्रीन वेजिटेबल डाल देंगे, जो भी हमारे पास सब्जी हैं वो सब डाल देंगे, तो क्या होगा, हमारा पौष्टिक आहार तैयार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम कार्य सरलीकरण की तकनीकें। कार्य सरलीकरण की तकनीकें कौन कौन सी होगी हमारे पास, औपचारिक तकनीक और अनौपचारिक तकनीक। कार्य सरलीकरण की कितनी तकनीकें होती हैं, कार्य सरलीकरण की 2 तकनीकें होती हैं, औपचारिक तकनीकी और अनौपचारिक तकनीकी। औपचारिक तकनीकी में 4 होते हैं, माइक्रो मोशन, साइक्लोग्राफ, मेमो मोशन, स्टॉप वॉच। और अनौपचारिक तकनीकी में क्या होगा, पेन पेंसिल तकनीकें, पेन पेंसिल भी तकनीक भी बोल सकते हैं हम अनौपचारिक तकनीक को। पहला होगा उसमें प्रोसेस, फिर ऑपरेशनल और मल्टीमैन और पाथवे। तो चलिए, औपचारिक तकनीक की प्रयोगशाला पर आधारित होती है, यानी ये प्रयोगशाला में करी गई तकनीक होती है और ये विशेषज्ञों की जरूरत के हिसाब से होती है, विशेषज्ञों की जरूरत के आधार पर होती है। फिर आते हैं हम माइक्रो मोशन। माइक्रो मोशन यानी सूक्ष्म गति चित्रण, यानी मोशन पिक्चर। स्थाई, इसमें होता है स्थाई रिकॉर्ड। आपको याद होगा जब हम बीएड में पढ़ते थे तो एक छोटे छोटे यानी सूक्ष्म छोटे छोटे हमें टारगेट बनाते थे, हम छोटे छोटे प्लान बनाते थे और उस प्लान से पढ़ते थे, है ना। तो वह है सूक्ष्मति चित्रण यानी सूक्ष्म स्थाई रिकॉर्ड। इसमें स्थाई रिकॉर्ड रखा जाता है शरीर की गति और अन्य भागों की क्रियाओं का। ये समय और उपकरण इसमें जरूरत होती है। फिर आएगा हमारा साइक्लोग्राफ। साइक्लोग्राफ में क्या होगा, साइक्लोग्राफ का उपयोग में एक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक यंत्र है ये, यानी इसमें एक जैसे हम कह सकते हैं वर्क मेथड में इसमें सुधार किया जाता है, जो हम लैब में देखते हैं फोटोग्राफिक में जो है। फिर है शरीर के किसी भी अंग से जोड़ देते हैं इसे। फिर नेक्स्ट इसमें आता है भाग
की क्रियाओं को विद्युत बल के प्रकाश का रेखीय चित्रण है, ये चित्रण बन जाता है। फिर इसमें आता है नेक्स्ट मेमो मोशन अध्ययन तकनीक की। इसमें टाइम डिवाइस लगाई जाती है। इसमें कुल शारीरिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। इसमें पूरी बॉडी का अध्ययन करा जाता है। फिर है स्टॉप वॉच तकनीक। इसमें कार्य प्रयुक्त शारीरिक गतियों के तत्व एफ सेकंड के भागों का रिकॉर्ड रखा जाता है। इसमें तत्वों को टीएमयू में प्रदर्शित करते हैं। टीएमयू यानी टाइम मेजरमेंट यूनिट, ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये टीएमयू यानी टाइम मेजरमेंट यूनिट। इसमें क्या होगा, समय मापक इकाई यानी 1 सेकंड का 0.36वां भाग होता है। कितने का? समय मापक इकाई 1 सेकंड का 0.36वां भाग होता है। एक अभी ये 2021 में भी आया था एक एग्जाम में, पीजीटी में ही और टीजीटी में भी, कि 1 मिनट का 0.0006वां भाग होता है। 1 मिनट का 0.06वां भाग होता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं अनौपचारिक में पेन पेंसिल तकनीक। पेन पेंसिल तकनीक में क्या होगा, इसमें व्यक्ति का विश्लेषण किया जाता है, यानी ये शोध अध्ययन है एक तरह का। इसमें क्या होता है, बिना बताए ही किसी का उसका अध्ययन करना और बाद में बताकर अध्ययन करना। कैसे, अब वो हम समझते हैं। इसमें कार्यकर्ता कार्य को पहले मौखिक तरीके से फिर परिवर्तित तरीके से करता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बोला, पहले वो बिना बताए करता है, यानी जो शोध करता है वो कैसे अध्ययन करेगा कि वो किसी व्यक्ति को देख रहा है, उसका विश्लेषण करेगा। पहले उसे बिना बताए उसी तरीके देखेगा, वो किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके से चल रहा है, कितना टाइम लगा रहा है किस किस काम में, और फिर वो उसे बता के करेगा कि मैं तुम्हें ऑब्जर्व कर रहा हूं तो कितना टाइम लग रहा है। तो और फिर वो क्या करेगा, दोनों की तुलना करेगा आपस में। बाद में इन दोनों क्रियाओं का तुलनात्मक तरीके से अध्ययन करेगा। इसमें कुछ प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन सी प्रतीक हैं देखते हैं। जो छोटा सर्कल होता है, इसमें कार्यकर्ता एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करता है। फिर बड़ा सर्कल का मतलब होता है खड़े होकर काम करना। अगर ये आपको चकोर मिल जाए तो इसका मतलब क्या होता है, कार्य की मात्रा गुणवत्ता का निरीक्षण करना। और ये आपको मिल जाए तिकोना ट्रायंगल, इसमें क्या होगा, कार्य में बाधा। इनके मतलब होते हैं। ऐसे ही आपको ये डॉटेड चिन्ह मिल जाए तो इसका मतलब क्या है, क्रिया व गति साथ साथ करना। इन चिन्हों के यानी इन प्रतीकों का हर एक का मतलब होता है। छोटे गोले का मतलब कार्य करता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करेगा। बड़े का मतलब क्या होगा, खड़े होकर काम करना। और ये चकोर का क्या होगा, कार्य की मात्रा गुणवत्ता का निरीक्षण करना। और ये त्रिकोण का क्या होगा, कार्य में बाधा। और ये जो डॉटेड चिन्ह है इसमें क्या होगा, क्रिया व गति इस साथ साथ करना। इनका ये मतलब होता है इन चिन्हों, ये इनके अपने अपने प्रतीक हैं। फिर आते हैं हम ऑपरेशन चार्ट। ऑपरेशन चार्ट में क्या होगा, ऑपरेशन चार्ट यानी इसमें पूर्ण क्रिया का अध्ययन किया जाता है, यानी प्रोसेस के समान। इधर हम समझ सकते हैं एक बार। ऑपरेशन चार्ट समझा है अभी हमने, अब हम समझेंगे नहीं ऑपरेशन चार्ट समझे, प्रोसेस चार्ट के समान होता है। इसमें पूर्ण क्रियाओं का अध्ययन ना करके सिर्फ एक ही विशिष्ट चरण का अध्ययन किया जाता है। प्रोसेस चार्ट में अभी हमने पीछे क्या पढ़ा था कि पूरे शरीर का अध्ययन किया जाता है, पर ऑपरेशन चार्ट में क्या होगा, ऑपरेशन चार्ट में ऐसा नहीं है। ऑपरेशन चार्ट में एक विशिष्ट किसी भी शरीर के किसी भी अंग का
अध्ययन किया जाता है, ना कि पूरे शरीर का एक साथ। प्रोसेस चार्ट में क्या होता है, पूरा अध्ययन किया जाता है, पर ऑपरेशन चार्ट में क्या होगा, शरीर के किसी भी एक अंग का अध्ययन किया जाएगा। चलिए, तो हम इसके प्रतीकों के प्रतीक हैं जो ये दिए गए हैं, इसके अनुसार देखते हैं। इसमें क्या होगा, अगर छोटा सर्कल होगा तो यानी भुजाओं की गति का प्रतीक होगा, ये बड़ा सर्कल होगा उंगलियों की गति का प्रतीक होगा, और ट्रायंगल होगा ये भुजा व उंगलियां दोनों का आलस्य दिखाएगा, यानी इसमें काम करते हैं तो ऑब्जर्व किया जाता है, यानी 2 या 2 से अधिक लोग देखते हैं इसको। चलिए, अब हम पढ़ेंगे मल्टीमैन चार्ट। मल्टीमैन चार्ट में भी क्या क्या होता है, यह भी प्रोसेस चार्ट के समान है। इसका प्रयोग हम उन स्थानों में किया जाता है जहां पर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति कार्य कर रहे होंगे। इसमें भी प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति से मतलब क्या है, क्या आशय है हमारा। हम जैसे अभी हमने कहा कि भाई एक तो जो शोध करता है यानी जो ऑब्जर्व कर रहा है, और एक व्यक्ति जो काम कर रहा है, बिना बताए उसे उसका अध्ययन कर रहे हैं, फिर हम उसे बता के अध्ययन कर रहे हैं, फिर दोनों की क्या कर रहे हैं, हम तुलना कर रहे हैं। तो इसमें भी यही सेम प्रोसेस चलता है, इसमें भी प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है, इसमें भी तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। बस इसमें क्या है, इसमें रुकावट पैदा हो जाती है, यानी हम एक तरह से इसे कह सकते हैं रुकावट का अध्ययन है ये। मल्टीमैन चार्ट में क्या है, रुकावट का अध्ययन मान सकते हैं हम, विशेष रूप से रुकावट का अध्ययन माना जाता है इसे। तो चलिए अब पढ़ते हैं हम पाथवे चार्ट के। इसमें क्या होगा, इसका सर्वप्रथम प्रयोग विधि किसने करी थी, गिलबर्ट ने करी थी। सबसे पहले इस विधि का प्रयोग किसने किया, गिलबर्ट ने किया। और प्रयोग कैसे हुआ इसका, पिन व धागे से हुआ, जो इसका यूज हुआ पिन और धागे से हुआ। कैसे, इसमें विधि में फ्लोर प्लान बनाते हैं, यानी तख्ते पर। कैसे हम समझ सकते हैं कि फ्लोर प्लान कैसे, कि हमने एक फ्लोर प्लान बनाया, हमने एक तख्ता लिया, उस तख्ते पे क्या करा, हमने एक ड्राइंग बोर्ड लिया, यानी हम कह सकते हैं कि हम एक जगह पे खड़े हैं और कोई किचन में काम कर रहा है, तो वो बिना, पहले हम उसे देखेंगे वो उसने कैसे काम करा, अपनी जगह पे से कितने उसने राउंड काटे, पहले सीधा गया किसी सामान को लेने के लिए, फिर वहां से मुड़ा, फिर इधर आया, फिर उधर गया, कितनी बार उसने चक्कर काटे। फिर हम क्या लेंगे, हम ड्राइंग बोर्ड लेते हैं, ड्राइंग बोर्ड लेके क्या करते हैं, हम उस पे हम एक पिन लेते हैं और एक तख्ता लेते हैं, और धागे के प्रयोग से जहां जहां आदमी जाता रहेगा, जब हम उसे ऑब्जर्व करेंगे और हम उसे बता देंगे कि भाई हम तुम्हारा शोध कर रहे हैं, उसे बता दिया हमने कि हम तुम्हारा शोध कर रहे हैं, तो उसमें क्या करेगा, हमने वहां पिन लगा दी तख्ते पे, और जहां से उसने शुरू करा चलना वहां धागा लपेट दिया उस पिन पे, फिर वो आगे बढ़ा, जहां मुड़ा फिर वहां उस पिन पे धागा लपेट दिया, फिर दूसरी तरफ मुड़ता है किसी सामान को लेने के लिए, फिर वापसी पे अपनी जगह पे जाता है। यानी हमारा कहने का मतलब ये है, जहां जहां वो इंसान चलता रहेगा वहां वहां हम उस धागे को उस पिन पर लपेटते रहेंगे। तो उससे क्या होगा, हमें ये पता लग जाएगा इसने कितना टाइम लिया इस काम को करने में, इसने कितने चक्कर काटे, या ये कितने मीटर घूमा है, एक ही स्थान पे इसने कितने मीटर घूमा है। तो ये देखते हैं हम इसमें। यह चार्ट 2 बार बनाते हैं, पहले मौलिक फिर संशोधित। मौलिक कैसे, अभी हम मौलिक से आपको यही समझाते हैं कि मौलिक से हमने बिना उसे बोले ही उसे ऑब्जर्व किया, हमने पहले से ही एक तख्ता लिया और उस पर क्या करना शुरू कर दिया, उस पर पिन ठोक दी, और उसके बाद पिन पे क्या करा, हमने धागे लपेटने शुरू कर दिए जहां जहां वो इंसान जा रहा है। फिर हमने उसे क्या बताया कि भाई हमने तुम्हें बिना बताए तुम पे ये अध्ययन किया, अब हम तुम्हें बता रहे हैं, अब हम तुम्हारा अध्ययन करेंगे, और उसे हमने समझाया कि हम किस काम को कितनी आसानी से कर सकते हैं, हमने उसे समझा दिया। उसके बाद क्या करा, हमने उसे संशोधित करा, हमने उस पर शोध किया। फिर उसने क्या करा, जैसे जैसे हमने उसे समझाया, या जो तरीके से सारा सामान इधर उधर था, जैसे फ्रिज
किचन में होना चाहिए तो वो उस जगह पे रखवाया बाहर से। तो इस क्या हमने इसे संशोधित करा, फिर हमने उस पर ऑब्जर्व किया उसे, फिर हमने पिन पे धागे लपेटने शुरू कर दिए। तो क्या हमें क्या मिला कि दोनों की तुलना करी और काम को सरल बना दिया। पहले क्या लग रहा था उसे बहुत टाइम, जब वो संशोधित हुआ फिर क्या हुआ, उसे लगा बहुत कम टाइम। पहले ज़्यादा टाइम था, फिर संशोधित होने के बाद क्या हुआ, कम टाइम लगा। यानी हमने उसको क्या किया, कंपैरिजन किया, तुलना करी और काम को सरल बना दिया। यानी जिस स्थान से व्यक्ति मुड़ता है और उसी स्थान पे हम धागा बांधते चले जाते हैं और क्या करते हैं, फिर हम उसकी दूरी नाप लेते हैं। तो इस तरह से हमें क्या मिलता है, तुलना, और हमें ये पता लग जाता है कितना टाइम इस काम को सरल बनाने में कितना समय लग गया। और पहले बिना बताए जब हमने उसको ऑब्जर्व किया तो उसको ज़्यादा टाइम लगा, फिर हमने उसको संशोधित करा तो उसे कम टाइम लगा। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर नई क्लास में। नमस्कार।